हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अगस्त 31 थर्सडे को जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों के हैं। टोटल 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल द हिंदू का है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है और प्रीलिम्स में आया नहीं है अभी तक के 2017 से ये न्यूज़ में है उसके बाद भी। तो अगले साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में बात करेंगे, सारे कंसेप्ट जो है आपके इसके क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का है सुपर ब्लू मून के ऊपर। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल भी। अगला आर्टिकल द हिंदू का है व्हाट आर द चेंजेस टू द प्रोसेस फॉर द सेल ऑफ सिम कार्ड। और लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग कर्ब ऑन अ राइस एक्सपोर्ट। टोटल 4 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों प्लीज़ आप लोग और जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं आर्टिकल्स। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है क्रॉस द बॉर्डर इन द इंडस वाटर ट्रीटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके प्री के एस्पेक्ट्स के लिए। प्रीलिम्स में 2016-17 से न्यूज़ में है इंडस वाटर ट्रीटी और अभी तक आया नहीं है प्री में, ना ही मेंस में आया है और GS2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि वी नीड टू रीनेगोशिएट द इंडस वाटर ट्रीटी कमेंट, और इसके ऊपर जो है 2-4 लाइन लिख सकते हैं कि जो सर्कमस्टांसेस बदले हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के बीच में क्लाइमेट चेंज के कारण, ऐसे कई सारे इश्यूज़ के कारण हमें रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है इंडस वाटर ट्रीटी को। तो इस तरह का मेंस में सवाल आ सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। आर्टिकल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी है क्या उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली जो इंडस है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज़ है, पाँचों ट्रिब्यूटरीज़ को हम लोगों ने, उसमें जो पानी है इंडिया से ये बह रही है और कहाँ पर जा रही है, पाकिस्तान में। तो अपर रिपेरियन स्टेट कौन सा हो गया, इंडिया हो गया, और पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट हो गया। लोअर रिपेरियन स्टेट होने का मतलब है कि जो पानी आएगा, जो इंडिया देगा, वही पानी यहाँ पर पहुँचेगा। ऐसा ट्रीट आपको एक और एग्रीमेंट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें क्या किया गया है, गंगा को हम लोगों ने शेयर किया है, पानी को 50-50% पानी शेयर किया गया है गंगा वाटर ट्रीटी में, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जहाँ पर 6 रिवर है, उन 6 रिवर्स में 3 रिवर को पाकिस्तान को पूरा पूरा दे दिया गया है और 3 रिवर का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ किसके पास है, इंडिया के पास है। कौन कौन सी 3 रिवर है, जो वेस्टर्न रिवर्स है जिसमें इंडस, चेनाब और झेलम, ये 3 रिवर पाकिस्तान को पूरी पूरी दे दी गई है। ये एकमात्र ऐसी ट्रीटी है पूरी दुनिया की जहाँ पर रिवर शेयर की गई है, पानी शेयर नहीं किया गया है। इस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ में पाकिस्तान के पास 80% जो है वाटर यूज़ कर सकता है और 20% इंडिया यूज़ करेगा फॉर अ डोमेस्टिक पर्पस और एग्रीकल्चर पर्पस। साथ में रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट होते हैं, वो भी इंडिया लगा सकता है। नॉर्मल ट्रेडिशनल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट है वो इंडिया नहीं लगा सकता, जिसमें रिजर्वायर बनाया जाता है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या होता है। पहले ये समझ लें कि इंडिया के पास जो है 6 में से 3 रिवर है। जो 3 रिवर है वो ईस्टर्न रिवर है, और ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी है, सतलज, ब्यास और रावी। इन तीनों को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, इंडिया 100% पानी इसका यूज़ कर सकता है। पानी छोड़ना चाहे तो छोड़े, ना छोड़ना चाहे तो ना छोड़े। जब 2016 में उरी हुआ था, उसके बाद से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उस समय से ये इंडस वाटर ट्रीटी के रीनेगोशिएशन की ख़त्म करने की बातचीत कर रहे हैं। क्यों हम लोग इतने दयालु हो रखे हैं कि हम पानी दे रहे हैं पाकिस्तान को और वो हम पे अटैक किए जा रहा है। इस तरीके की बातचीत जो है उस समय शुरू हुई थी और उस समय से ये टॉपिक जो है न्यूज़ में लगातार है, अभी तक आया नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रीटी का जो बेसिकली मेन चीज़ें थी वो हो गई। 1960 में ये ट्रीटी बेसिकली साइन हुई थी 9 साल के नेगोशिएशन के बाद। 1951 में इसे नेगोशिएशन शुरू किया था इंडिया और पाकिस्तान ने। वर्ल्ड बैंक एज अ नेगोशिएटर और बेसिकली मीडिएटर का काम किया था और इन्होंने भी साइन किया था इसमें पैक्ट में। वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है आगे और बात करेंगे, इसके कुछ की प्रोविजंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 80% और 20% शेयर हो गया, ये हमें पता चल गया इंडिया। इसके अलावा एक जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया दोनों कंट्रीज़ के बीच में। बेसिकली दोनों कंट्री क्या करेंगे, कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और ये परमानेंट इंडस कमीशन अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ IWT साल में एक बार बैठक ज़रूर करेगा। तो जो भी डिफरेंसेस होंगे वो यहाँ पर रिजॉल्व किए जा सकेंगे। पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको रिजॉल्व किएंगे, इंडिया के जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको रिजॉल्व किए जा सकेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज़्म भी बनाई गई है, क्योंकि पता था कि डिस्प्यूट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पानी वाटर शेयरिंग में
जब इंडिया के अंदर इतने डिस्प्यूट हो सकते हैं, कावेरी रिवर और अलग अलग तरीके के बार बार डिस्प्यूट आ जाते हैं, तो इस तरीके के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो आना मतलब श्योरिटी ही होगी। तो एक मैकेनिज़्म भी बनाई गई थी जो कि 3 स्टेप ग्रेडेड मैकेनिज़्म है। ग्रेडेड मैकेनिज़्म का मतलब है पहले एक स्टेप को आप पूरा करें, उसके बाद फिर दूसरे में जाएंगे, और उसके बाद अगर यहाँ भी रिजॉल्व नहीं होगा तो फिर थर्ड स्टेप में जाया जाएगा। पहली स्टेप क्या थी? परमानेंट कमीशन वाली। परमानेंट कमीशन जो होगा, इंडस वाटर का जो परमानेंट कमीशन होगा, उसमें आप डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप वहाँ डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं। वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है क्या करेगा, अपॉइंट करेगा, जो कि टेक्निकल क्या करेगा, डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए ये न्यूट्रल एक्सपर्ट लाया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। वो इश्यूज़ को देखेगा, दोनों की बातें सुनेगा और फिर अपनी वर्डिक्ट देगा। अगर दोनों केसेस में न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नहीं हो पा रहा है, परमानेंट कमीशन में नहीं हो पाया, तब न्यूट्रल एक्सपर्ट में गए और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी नहीं हो पाया, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकता है पाकिस्तान या इंडिया उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फाइनली मैटर जाएगा और फिर वो अपनी वर्डिक्ट देगा, जो वर्डिक्ट देगा वो फाइनल होगी। तो इस तरीके से जो है क्या बनाया गया है, ग्रेडेड मैकेनिज़्म बनाई गई है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द डिस्प्यूट ओवर हाइडल प्रोजेक्ट। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, उस पे बेसिकली इशू आया है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट की मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो बेसिकली रिवर्स हैं, वो जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में कोई बैरेज नहीं बनाया जाता है या फिर कोई बेसिकली रिजर्वायर नहीं होता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ गेट बना देते हैं और यहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं। तो जो भी स्लोप होता है या ग्रेडियंट होता है, क्योंकि स्लोप और ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, तो जो पहाड़ी वाले एरिया हैं वहाँ पर रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। और ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण पानी की जो वेलोसिटी है रिवर की वो ज़्यादा होती है, और जब वो तेज़ी से आती है तो इस टरबाइन को घुमाती है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट में हम कोई पानी को रिजर्वायर में नहीं रख रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। जितना पानी इनकमिंग होता है उतना पानी आउटगोइंग होता है। इसलिए ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो है इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट था, और इंडस वाटर ट्रीटी में अलाउ था इंडिया को बनाना, जो कि पाकिस्तान की जो रिवर्स दी गई थी, वेस्टर्न रिवर्स चेनाब, झेलम और इंडस को, इन तीनों में इंडिया बना सकता है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। ट्रेडिशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि उसमें पानी क्या करना पड़ता है, पानी रिजर्वायर में रखना पड़ता है और फिर वो पानी पाकिस्तान के पास जाएगा नहीं। लेकिन पाकिस्तान को हमेशा ऑब्जेक्शंस रहता है कि इंडिया रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट जो बना रहा है उसमें पानी जो है छोड़ नहीं रहा है, और बहुत सारा पानी क्या कर रहा है, अपने पास रख ले रहा है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे और रैटल प्रोजेक्ट की बात करेंगे। किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है बेसिकली किशन गंगा रिवर में है, और रैटल प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर में इंडिया बना रहा है। दोनों के लिए जो है पाकिस्तान ने क्या किया था, 2006 में किशन गंगा प्रोजेक्ट के ऊपर कंसर्न रेस किए थे, और रैटल प्रोजेक्ट के लिए चेनाब में 2012 में किए थे। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट में बेसिकली इंडिया कर क्या रहा है, ये किशन गंगा रिवर है। किशन गंगा रिवर जिसको नीलम कहा जाता है पाकिस्तान में, वो इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और किशन गंगा रिवर में यहाँ पर एक स्पिलवे बनाया गया है जिसको गेट बोलते हैं। स्पिलवे मतलब डाइवर्जन करने के लिए गेट बनाए हैं। उसके बाद ये पोर्शन बेसिकली क्या है, टनल है। टनल बनाई गई है जहाँ से हम किशन गंगा का पानी क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, और टनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पावर हाउस है। और फिर जितना पानी आ रहा था उतना ही पानी हम आउटगोइंग छोड़ दे रहे हैं। कहाँ पर, वूलर लेक में। ये वूलर लेक है, और वूलर लेक आपको पता होगा यूपीएससी में इस साल आया था। वूलर लेक बेसिकली झेलम रिवर में है। तो वूलर लेक यहाँ से रिवर जा रही है, ये वूलर लेक है, यहाँ से हमने पानी डाइवर्ट किया, किशन गंगा का पानी वूलर लेक में आया, वूलर लेक से हमने झेलम में छोड़ा, और झेलम कहाँ जाके मिल रही है, किशन गंगा में। तो बेसिकली हम जितना पानी डाइवर्ट कर रहे हैं उतना पानी हम कहाँ छोड़ दे रहे हैं, झेलम में छोड़ दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान को मिल जा रहा है। तो बेसिकली जितना इनकमिंग पानी था उतना ही आउटगोइंग पानी है, क्योंकि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। लेकिन पाकिस्तान बार बार ऑब्जेक्शन उठा रहा है, बोल रहा है नहीं, इंडिया जो है सही नहीं कर रहा है। और उस ऑब्जेक्शन उठाने के लिए 2010 में जो है, जब ऑब्जेक्शन उठाया उसने पहली बार 2006 में किशन गंगा प्रोजेक्ट को लेके, तो 2010 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है बनाई गई। उसके बाद 2013 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फाइनल जजमेंट दिया और कहा कि क्योंकि ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, इंडिया डाइवर्ट कर सकता है किशन गंगा रिवर का पानी फॉर पावर जनरेशन। लेकिन उसने एक बात जो कही वो इम्पॉर्टेंट थी कि इंडिया को मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन करना होगा, जो कि 9 क्यूसेक होगा। 9 क्यूसेक पानी जो है मिनिमम बहना चाहिए किशन गंगा में। उसके अलावा जितना पानी है इंडिया डाइवर्ट कर सकता है टनल के थ्रू, और फिर झेलम में उसे छोड़ सकता है, और वो वापस जो है किशन गंगा में मिल जाएगा। तो पाकिस्तान जो है
उस समय तो ये मान गया, लेकिन 4 उसके बाद इश्यूज़ थे, उसमें से 3 इश्यू तो रिज़ॉल्व नहीं हो पाए, जो कि किससे रिलेटेड थे? पॉन्डेज और स्पिलवे। स्पिलवे की डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, जो डाइवर्जन हो रहे हैं गेट उसकी डिज़ाइन, और पॉन्डेज मतलब जो पॉन्ड हल्का सा पॉन्ड बनाते हैं पीछे, उसकी डिज़ाइन के लिए अभी भी जो इश्यूज़ हैं उस पे क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ, 2015 की बात करेंगे तो 2015 में ये सब हो गया 2013 में। उसके बाद 2015 में पाकिस्तान ने फिर से क्वेश्चन रेज़ किए, न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना चाहिए कहा, और रिक्वेस्ट की किसको? वर्ल्ड बैंक को, कि न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाएं। किस किस प्रोजेक्ट के लिए? किशन गंगा और अटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। 2016 में पाकिस्तान ने अपनी जो अप्रोच थी उसको वापस ले ली, न्यूट्रल अप्रोच की जगह, न्यूट्रल एक्सपर्ट की जगह जाने की जगह वो डायरेक्ट कहाँ चला गया? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया, क्योंकि उसे डिस्प्यूट रिड्रेसल करना था, बेसिकली जो कंसर्न थे उसके उसे रिजॉल्व करने के लिए वो कहाँ चला गया? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। पहली प्रोसीजर क्या थी? आपको न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना है, अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट आपके फेवर में नहीं देता है तब आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान क्या किया? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। इंडिया को ये बात पसंद नहीं आई, इंडिया ने जो है अपनी सेपरेट मैकेनिज्म चालू कर दी और इंडिया न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास गया और पाकिस्तान को कहा कि तुम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये ग्रेडेड मैकेनिज्म है और ये थर्ड लास्ट रिजॉर्ट होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, सबसे पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान ने उसकी बात नहीं मानी और उसके बाद जो है वो कहाँ चला गया? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चला गया। वर्ल्ड बैंक ने 2022 में बेसिकली क्या किया? न्यूट्रल एक्सपर्ट भी अपॉइंट किया और चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी अपॉइंट कर दिया। यही मेन मुद्दा है जो इस आर्टिकल में बात की गई है। 2023 6 जुलाई की हम बात करेंगे तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिसके जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर मर्फी, उन्होंने इंडिया के जो ऑब्जेक्शंस थे उसको रिजेक्ट कर दिया है। कहा है कि वर्ल्ड बैंक जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है किसको अपॉइंट करने के लिए? सीओए को अपॉइंट करने के लिए, जो कि पाकिस्तान ने डिस्प्यूट रेज़ किया है उसको रिजॉल्व करने के लिए सीओए को अपॉइंट करने के लिए। इंडिया ने बोल दिया हम जो है इस प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेंगे। इंडिया जो है एक भी मीटिंग अभी तक के अटेंड नहीं किया है इस प्रोसीडिंग की। इंडिया ने अपनी जो मैकेनिज़्म चालू की हुई है न्यूट्रल एक्सपर्ट वाली, उसमें वो भाग ले रहा है और फरवरी में उसकी पहली बैठक हो चुकी है हेग में और अगली बैठक सितंबर में है, शेड्यूल है। तो बेसिकली ये डिस्प्यूट है, इसके कारण बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है? रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, एक नया अपना जो ट्रीटी है उसको मैकेनिज़्म को है डेवलप करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान अननेसेसरली इंडिया के प्रोजेक्ट ताकि बन ना पाएँ क्या कर रहा है? ताकि जो है इंडिया प्रोग्रेस ना कर पाए, या अननेसेसरली ऑब्जेक्शन उठा रहा है और डिले करवा रहा है, उसके अलावा कुछ और होगा नहीं। तो बेसिकली इसके लिए इसने सॉल्यूशन दिए हुए हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं। अननेसेसरली कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को जो है ट्रीटी में क्या इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है? इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत है और नो हार्म रूल इंडस वाटर ट्रीटी में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। प्रैग्मेटिकली ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि इंडिया के और पाकिस्तान के जो टाइज़ हैं, प्रैग्मेटिकली मतलब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या? जब तक इंडिया और पाकिस्तान के टाइज़ नहीं सुधरते पॉसिबल नहीं है। ये ट्रीटी तब तक नेगोशिएट नहीं होगी जब तक दोनों कंट्री के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होता है। इसलिए ये ट्रीटी नेगोशिएट और मॉडिफाई करने की रिक्वेस्ट दोनों तभी एक्सेप्ट करेंगे जब दोनों के बीच में थोड़े रिलेशन सुधरेंगे। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इंडिया को और पाकिस्तान दोनों को अपने रिलेशन सुधारने की तरफ काम करने की ज़रूरत है। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं? जो लोकल स्टेक होल्डर है नेगोशिएशन प्रोसेस में, उनको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक जॉइंट कमेटी बनाई जा सकती है जो टेक्नोक्रेट्स हैं, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, वाटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, साइंटिस्ट है दोनों कंट्री के, ताकि जो कोर मुद्दा है, जो प्रॉब्लम है, उसे रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा लगभग 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस ट्रीटी को साइन किए हुए, इसलिए इसमें 1 या 2 अमेंडमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज की रियलिटी के हिसाब से, जो चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन है उसके हिसाब से, जो सरकमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से इंडिया को बेसिकली क्या करने की ज़रूरत है? अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोविज़न I2WT का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जो यूनिलैटरली चेंज करें, अदरवाइज़ रिलेशन और ख़राब होंगे, ट्रस्ट डेफिसिट और बढ़ेगा और दोनों की कंट्रीज़ के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। हैंस एनी मॉडिफिकेशन रिक्वायर ट्रस्ट बिटवीन टू रिपेरियन कंट्री। इसलिए दोनों कंट्री के बीच में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ये ट्रीटी को आगे कंटिन्यू करवाना है। तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक जो पॉइंट है जो प्रीलिम्स में आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वो
आ सकता है कि अदर प्रोजेक्ट जहाँ कौन कौन से हैं। एक है बगलीहार प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे था। ये प्रोजेक्ट अब कंटिन्यू है। ये पहला प्रोजेक्ट था 1992 में बनना शुरू हुआ था। इसमें भी बहुत ऑब्जेक्शन किया पाकिस्तान ने, लेकिन उसके बाद फाइनली बन गया। दूसरा रैटल प्रोजेक्ट जो कि चेनाब रिवर पे है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और तीसरा है तुलबुल या वूलर बैलेज प्रोजेक्ट जो कि झेलम रिवर पे। ये 3 प्रोजेक्ट हो गए आपके। एक किशनगंगा प्रोजेक्ट हो गया। कौन सी रिवर पे किशनगंगा? झेलम वाली रिवर पे है। बेसिकली किशनगंगा रिवर पे ये है और हम झेलम में जो है उसका पानी डाइवर्ट कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो ये आपको प्रीलिम्स के जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। दैट्स इट। होपफुली सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है व्हाट आर द चेंजेस टू द प्रोसेस फॉर द सेल ऑफ सिम कार्ड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। प्री में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, लेकिन आ सकता है, इसलिए हम कवर कर लेंगे। मेंस में बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं। साइबर फ्रॉड कम करने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, उसमें से एक कदम होगा सेल ऑफ सिम कार्ड की जो प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म किया जा रहा है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो सिम कार्ड बेचते हैं, है ना, जो हमारे डीलर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, साठ-गांठ कर लेते हैं कई लोगों के साथ और फर्जी सिम बेचते हैं। किसी और के नाम से जो है वो सिम को रजिस्टर कर लेते हैं और किसी और को दे देते हैं। वो बंदा अगर वो जमतारा का है तो वो 100% आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि मैं मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना रहेगी। आपका नंबर, आपका एटीएम कार्ड, आपका अकाउंट नंबर, इस तरीके से नंबर मांग लिए जाएंगे और आपके अकाउंट से पैसे उड़ जाएंगे। तो इस तरह के जो साइबर फ्रॉड है उसको कम करने के लिए जो डीलर के साथ जो साठगांठ है उसको रोकने के लिए कुछ रिफॉर्म कर रही है सरकार, और वो रिफॉर्म किए गए हैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा। वो रिफॉर्म क्या हैं इस आर्टिकल में आया है। उसके अलावा संचार साथी एक पोर्टल है जिसके बारे में आया है, जो आपको प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं आर्टिकल बेसिकली है क्या। तो संचार साथी के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। क्या है संचार साथी? सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल दैट अलाउ सिटीजन टू चेक द कनेक्शन रजिस्टर्ड अगेंस्ट देयर नेम, ब्लॉक मोबाइल नंबर विच आर स्टोलन और लॉस्ट, रिपोर्ट फ्रॉडलेंट और अनरिक्वायर्ड कनेक्शंस एंड वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ अ डिवाइस यूजिंग द IMEI नंबर। तो संचार साथी बेसिकली आप लोग एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कनेक्शन जो आपका नाम पे कौन कौन से मोबाइल नंबर पे है, आपके मोबाइल का कनेक्शन आपके नाम पे है या नहीं। अगर आपका फ़ोन घूम जाता है तो आप अपना जो नंबर है उसको ब्लॉक कर सकते हैं तुरंत इस ऐप के थ्रू। इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं कि आपने जो मोबाइल सेट खरीद रहे हैं, IMEI जो नंबर है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर जेन्युइन है, वो फ़ोन चोरी का तो नहीं है, किसी और के नाम पे तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं संचार साथी ऐप के थ्रू। सरकार इसका इस्तेमाल कर रही है बेसिकली। जिसमें पाया गया है कि 66 लाख से ज़्यादा ऐसे कनेक्शन हैं। टोटल 114 करोड़ एक्टिव मोबाइल कनेक्शन हैं इस ऐप में। उसमें 66 लाख ऐसे कनेक्शन हैं जो सस्पिशियस हैं। 52 लाख ऐसे कनेक्शन हैं जिसे डिसकनेक्ट कर दिया गया है क्योंकि उसमें वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है। 66,000 जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया गया है और 8 लाख जो वॉलेट अकाउंट हैं उसे फ्रोज़न कर दिया गया है रिसेंटली। उसके अलावा अब बात करते हैं कि जो रिफॉर्म किए गए हैं पॉइंट ऑफ सेल में। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल में 3 लोग आते हैं, फ्रेंचाइज, एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिम कार्ड। ये तीनों को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। जो फ्रेंचाइज लेता है बेसिकली सिम कार्ड बेचने वाले की, एजेंट जो होते हैं जो सिम कार्ड बेचते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं छोटे छोटे जो सिम कार्ड बेचते हैं, इन तीनों को क्या कहा गया है? पॉइंट ऑफ सेल। जो सिम बेचते हैं अब इनके लिए मैंडेटरी क्या हो गया है? रजिस्टर करना हो गया है। खुद को रजिस्टर करवाएंगे किससे? टेलीकॉम नेटवर्क ऑपरेटर से। जैसे कि एयरटेल की सिम बेचने वाले POS हैं, वो एयरटेल में रजिस्टर्ड करवाएंगे। इसको मैंडेटरी कर दिया गया है और इसकी सारी जिम्मेदारी रजिस्टर्ड करने की किसकी होगी? एयरटेल की खुद की होगी। एग्जिस्टिंग सिम कार्ड प्रोवाइडर हैं उनको 12 महीने के अंदर रजिस्टर करना होगा। एयरटेल वाली सिम के जो एयरटेल वाले सिम के POS हैं उनको एयरटेल वाले नेटवर्क से करना होगा। जो जियो वाले के हैं वो जियो नेटवर्क से करेंगे। तो ये रिफॉर्म कर दिया गया है। इससे क्या होगा? अगर कोई भी POS इन्वॉल्व होगा साठ-गांठ करने में, है ना, क्या होता है कि जमतारा का आपको पता होगा। इन लोग जमतारा वाले क्या करते थे, जो डीलर लोकल वेंडर हुआ करता था उसके साथ साठ-गांठ कर लेते थे और फर्जी नाम पे सिम खरीद लेते थे। वही सिम को खरीदने के बाद आपको फ़ोन लगाते थे, फ्रॉड करते थे, पकड़ाते नहीं थे क्योंकि नंबर जो है तुरंत बंद करके फेंक देते थे और वो सिम किसी और के नाम पे होती थी तो पता भी नहीं चलता था। तो ये फ्रॉड को रोकने के लिए ये किया जा रहा है। जो POS है वो बेसिकली अगर कोई इल्लीगल एक्टिविटी करेगा तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा पूरे 3 साल के लिए और 10 लाख की पेनाल्टी लगाई जाएगी। तो अब जो बेचने वाला है
उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दी गई है, उसको अकाउंटेबल कर दिया गया है। और वो रजिस्टर किससे करेगा, जो नेटवर्क होंगे टेलीकॉम नेटवर्क, उससे वो रजिस्टर किया जाएगा। समझ में आएगा। तो ये पहला रिफॉर्म हो गया। नेक्स्ट रिफॉर्म क्या है, व्हाट अबाउट द बल्क सिम कार्ड। क्या होता है, जैसे कि आपकी कंपनी है, आप लोग जॉब करते हैं, तो आपको एक मोबाइल जो है कंपनी के नाम से मिलता है, कंपनी वाला नंबर होता है जो आपको दिया जाता है। तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो बल्क में सिम कार्ड ऑर्डर करती हैं। उस बल्क के जो सिम कार्ड होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होती नहीं है, सिर्फ कंपनी के नाम पे वो रजिस्टर्ड होता है। अब वही जो बल्क में सिम कार्ड होते हैं, वो कहीं और लोग यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उसे सिम बॉक्स में यूज़ किया जाता है। सिम बॉक्स क्या होता है, सिम बॉक्स एक बॉक्स है जिसमें एक साथ कई सारे सिम जो है लगाई जा सकती है, और इसके थ्रू फ्रॉड किया जाता है। एक साथ 50 से 60 सिम लगाई जाती है, और हर सिम का इस्तेमाल करके फ्रॉड करते हैं। ये नया जो है स्कैम चालू हुआ है सिम बॉक्स फ्रॉड करके। अब इसके बारे में डिटेल में बात करना चाहें तो अलग से जो है लेक्चर लेना पड़ेगा, पर सिम बॉक्स फ्रॉड आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बॉक्स है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिम, बहुत सारी सिम लगाने के डिवाइस है यहाँ पर, और उस सारे सिम को यूज़ करके बेसिकली क्या हो रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है। तो ये जो सिम बॉक्स है, ये वाला फ्रॉड को रोकने के लिए, और जो बल्क सिम दी जा रही है उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लेके आई है। गवर्नमेंट ने क्या की है, अब जो भी कंपनी लेगी बल्क में, है ना, बल्क में दिया तो ज़रूर जाएगा, लेकिन सारे कनेक्शन की कंप्लीट केवाईसी की जाएगी, जो इसका एंड यूज़र होगा उसको। मान लीजिए आपके नाम पे अगर आपको कंपनी दे रही है, तो आपकी केवाईसी कंप्लीट की जाएगी ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बल्क में अब नंबर नहीं दिए जाएंगे, पर केवाईसी करना बहुत ज़रूरी होगा। उसके अलावा जो थर्ड रिफॉर्म है जो सरकार कर रही है, जैसे कि आपका आधार है, ये फ़ोटोकॉपी आप देते हैं तो आधार फ़ोटोकॉपी का लोग इस्तेमाल करके दूसरी सिम में यूज़ कर लेते हैं, है ना। जैसे कि कोई रोग पीओएस होगा, जो डीलर होगा, वो क्या करेगा, जो फर्जी सिम देगा वो आपके नाम पे ले लेगा, और आपका जो आधार होगा उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देगा, क्योंकि उसके पास फ़ोटोकॉपी है ऑलरेडी आपकी, जो आपने दूसरी सिम ली थी, तो आपके नाम पे एक और सिम हो गई। और यही लोग करते हैं। तो ये इस तरह से आपकी प्राइवेसी बचाने के लिए प्लस फ्रॉड ना करने के लिए सरकार ने कहा है कि अब क्यूआर कोड से स्कैनिंग की जाएगी, प्रिंटेड आधार नहीं दिए जाएंगे सिम खरीदने के लिए। तो आपका जितना भी बायोमेट्रिक डेटा होगा वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा, और आपको प्रिंटेड आधार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको सिम रिप्लेस करना है तो आपको पूरा एंटायर केवाईसी प्रोसीजर करना पड़ेगा, और 24 घंटे तक ना कोई मैसेज जाएंगे ना कोई एसएमएस आएंगे। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे रिफॉर्म्स हैं। दैट्स इट। यही हमारा जो है बेसिकली क्या था, आर्टिकल था। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एन अनयूजुअल फुल मून दिस राखी बट नीदर ब्लू इन कलर नॉर सुपर इन साइज़। ये आर्टिकल बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के एस्पेक्ट से इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। और कुछ टर्म्स हैं जो आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि सुपर ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, सुपर मून क्या होता है, हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो क्यों आया है न्यूज़ में, तो कल हमारे यहाँ बेसिकली क्या था, पूर्णिमा सेलिब्रेट की जा रही थी, रक्षाबंधन का त्यौहार था। और पूर्णिमा जो श्रावण मंथ की पूर्णिमा थी वो बहुत स्पेशल पूर्णिमा थी, उसमें जो मून था उसे सुपर ब्लू मून कहा गया। तो फुल मून सबसे पहले किस सिचुएशन में आता है, जब सिजगी पोजीशन में होता है अर्थ, मून और सन, ये जो सिस्टम है सिजगी पोजीशन में है। अर्थ के रेफरेंस में अगर बात करें तो सन और मून दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम लाइन ऑफ साइट में होते हैं। उसके बाद अगर तीनों सेम ऑफ लाइन ऑफ साइट में रहेंगे, तब जाके जो है क्या आएगा, जो लूनर एक्लिप्स होगा वो हो पाएगा। इस सिचुएशन में फुल मून होता है, और फिर लूनर एक्लिप्स जब तीनों की जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा तीनों के बीच में, तब जाके जो है क्या बनेगा, लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, अर्थ जो है पूरा का पूरा ढक लेता है मून को, जितनी भी रेज होगी सन के द्वारा आने वाली वो मून तक पहुँचेगी नहीं और अर्थ के थ्रू जाएगी, तो एक अंधेरा सा आ जाता है जो अपन देखते हैं। बेसिकली मून ढक लेता है, बेसिकली अर्थ ढक लेता है मून को, उसको हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण। तो कल लूनर एक्लिप्स भी था। कल का जो फुल मून था वो बहुत स्पेशल था, उसका नाम क्या दिया गया है, सुपर ब्लू मून। तो सबसे पहले बात करेंगे सुपर मून क्या होता है और ब्लू मून क्या होता है। सुपर मून प्लस ब्लू मून अगर दोनों ये फेनोमेना एक साथ होए तो सुपर ब्लू मून कहा जाता है। अब पहले सुपर मून की बात कर लेते हैं। तो सुपर मून की बात करेंगे तो क्या होता है, जो मून होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में एक जो पोर्शन होता है, जो नियरेस्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं पेरिजी, और जो दूर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं अपोजी। जब
पेरिजी वाली सिचुएशन में होगा मून और फुल मून दिखाई दे रहा होगा, तो जो मून होगा उसे हम सुपर मून कहेंगे। और सुपर मून में क्या होता है, वो 14% लगभग बड़ा दिखाई देता है माइक्रो मून से। मतलब अगर एपोजी सिचुएशन में होगा मून तो ये क्या कहलाएगा, माइक्रो मून। और पेरिजी सिचुएशन में अगर मून रहेगा तो इसको बोलेंगे सुपर मून। सुपर मून में बेसिकली होता ये है कि 14% क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% ब्राइटर दिखाई देता है माइक्रो मून से। समझ में आया? तो सुपर मून का कंसेप्ट समझ में होपफुली आ गया होगा कि जब क्लोजेस्ट पॉइंट पे अर्थ के होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो उसको पेरिजी बोलते हैं। ये फुल मून सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। फुल मून में जब सिचुएशन आएगी, जो अर्थ होगा वो पेरिजी सिचुएशन पे होगा, मतलब नियरेस्ट होगा, तब इसको बोलते हैं सुपर मून। ठीक है। और अगर दूर वाली जगह पे होगा अर्थ से तो इसको बोलेंगे माइक्रो मून। समझ में आया क्या? तो ये हो गया हमारा क्या, सुपर मून। अब बात करते हैं व्हाट इज़ ब्लू मून। तो ब्लू मून बेसिकली क्या होता है, ब्लू मून ऑकर्स व्हेन अ फुल मून इज सीन ट्वाइस इन अ सिंगल मंथ। ये बहुत ही जनरल फेनोमेना है। जब आपको फुल मून एक ही महीने में 2 बार दिखाई दे तब उसको बोलते हैं ब्लू मून। जैसे कि बिकॉज द न्यू मून टू न्यू मून साइकिल लास्ट 29.5 days, a time comes when the full moon occur at the beginning of the month and there are days left still for another full cycle to be completed। तो एक फुल मून से दूसरे फुल मून की साइकिल 29.5 डेज़ की होती है। तो अगर मान लो कि 1 अगस्त को पहला फुल मून आए तो दूसरा 30 या 31 अगस्त को दिखाई दे सकता है। जब एक ही महीने में 2 फुल मून दिखाई देते हैं तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। समझ में आया क्या? और सुपर मून क्या होता है, जब ब्लू मून और सुपर मून दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे तो उसे सुपर ब्लू मून कहा जाता है। मतलब अगर ब्लू मून है, जैसे कि 31 अगस्त था, 1 अगस्त को पहला जो है क्या दिखाई दिया था, अपना फुल मून दिखाई दिया था। उसके बाद नेक्स्ट फुल मून 31 अगस्त को था, तो ये हमारा ब्लू मून हो गया। और साथ ही में जो 31 अगस्त वाला जो मून था वो पेरिजी पोजीशन में था, क्योंकि हमारे नियरेस्ट था, तो ये सुपर मून हो गया। तो 31 अगस्त वाला जो मून सुपर मून भी था और ब्लू मून भी था, तो इसे सुपर ब्लू मून कहा गया। समझ में आया क्या? इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है, ब्लू कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक चीज़ आपको बतानी थी, जब हॉरिजन के पास में होता है तो हमें चाँद हमेशा लाल दिखाई देता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो रेज़ आती है वो हॉरिजन के पास, मतलब इस एरिया से, है ना, यहाँ से आती है, यहाँ से तो डायरेक्ट पहुँच जाएगी, लेकिन इधर से आएगी तो यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी जो लाइट होगी वो ब्लू लाइट स्कैटर कर जाएगी। जो पॉल्यूशन वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होंगे, उसमें ब्लू लाइट स्कैटर कर जाएगी और जो लाइट पहुँचेगी वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेड लाइट या येलो लाइट ही पहुंच पाएगी। अब जब येलो लाइट ही अगर यहाँ तक पहुँचेगी तो हमें जो आँखों में परसीव होगा वो मून कैसा परसीव होगा, लाल एकदम दिखाई देगा। इसलिए एकदम जब डूब रहा होगा या फिर निकल रहा होगा मून, तब आप देखोगे कि मून जो है एकदम लाल दिखाई देता है, जिसे रेड मून कहा जाता है। समझ में आया? तो बस इतना सा ही कंसेप्ट था। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है जो रेड और येलो कलर होता है, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है, उसकी वेवलेंथ कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए वो पहुंच पाती है और आँखों में आपको यही दिखाई देता है, रेड या येलो कलर। इसका मतलब रेड या येलो कलर का होता नहीं है मून, या वाइट कलर का भी नहीं होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट नहीं रखना है। जो लाइट आती है बेसिकली सन से, वही हमें दिखाई देती है मून में, रिफ्लेक्शन के थ्रू ही हमें पता चलता है कलर। समझ में आया क्या? ये हमारा आर्टिकल हो गया। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग कर्व्स ऑन राइस एक्सपोर्ट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके जो इंपॉर्टेंट है वो हम कवर करेंगे। बेसिकली जो जिस्ट है वो कवर किया जाएगा, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अगर आप कर्व ऑन राइस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली जो एक्सपोर्ट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं या फिर रोक रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट करने से। उसके कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं। वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मैं ऑलरेडी 25 अगस्त को ओनियन टीयर्स एक आर्टिकल था उसमें बात कर चुका हूँ। तो 25 अगस्त वाला जो वीडियो होगा आप उसको एक बार खोल के देखिए, तो आपको जो एक्सपोर्ट कर्व किए जा रहे हैं उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं, मार्केट में क्या इम्पैक्ट होता है, गवर्नमेंट के लिए क्या इम्पैक्ट होंगे, सारी चीज़ों पर मैंने डिस्कशन किया है। एक प्रॉपर क्वेश्चन बनाया है, उसका सॉल्यूशन तैयार किए थे हम लोगों ने। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे द्वारा की गई थी। आप 25 अगस्त का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उसके अलावा राइस एक्सपोर्ट पे कब क्यों किए जा रहे हैं, बेसिकली जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए। अभी लास्ट ईयर जो प्राइसेस थे वो 27 रुपये किलो प्राइस था राइस का, अभी 33 रुपये किलो चल रहा है और बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। बुलिश ट्रेंड मतलब प्राइस बढ़ने की संभावना है, स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि प्राइस के जो प्राइसेस है वो बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट जो है
थोड़ा टेंशन में है क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई कम हो गई है। डोमेस्टिक सप्लाई कम क्यों हो गई है? क्योंकि एल नीनो चल रहा है और जो पानी है वो कम आ रहा है। सीज़न जो है डिले हो गया है, सोइंग सीज़न, और उसके कारण जो सप्लाई है वो कम हो गई है। अब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही, और प्राइस बढ़ने के कारण, सप्लाई को बढ़ाने के कारण जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया गया है, या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है, या फिर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया गया है। तो ये सब सारे कर्व लगाए हैं गवर्नमेंट ने ताकि एक्सपोर्ट को कम किया जा सके और प्राइस जो डोमेस्टिक प्राइस है उसको कम किया जा सके। क्या किया है गवर्नमेंट ने, अब वो देखते हैं। जो जिस्ट है आपका बस वही इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। इंडिया गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ वाइट राइस। जो वाइट राइस है उसके एक्सपोर्ट को सरकार ने क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया है। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है पर बॉइल्ड राइस पे। 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगाई गई है? पर बॉइल्ड राइस पे। और परमानेंट परमिट किया गया है एक्सपोर्ट जो कि बासमती राइस का है, लेकिन उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो $1200 टन होना चाहिए। मतलब एक टन कितने का होना चाहिए? $1200। अगर इतने का खरीद रहे होंगे तभी हम बेचेंगे, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट मिनिमम प्राइस। तो ये सब मैकेनिज़्म जो है गवर्नमेंट ने कर्व करने के लिए एक्सपोर्ट को यूज़ कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया जो है लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है और ग्लोबली जो शेयर है इंडिया का एक्सपोर्ट का वर्ल्ड मार्केट में वो 45% है। ऑलमोस्ट 50% जो है राइस कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। थाईलैंड नेक्स्ट पे है, वियतनाम, थाईलैंड, ये सब का भी नंबर आता है। इंडिया बेसिकली अभी टॉप पे चल रहा है और ये सवाल प्रीलिम्स में पूछ भी चुका है। राइस में इंडिया टॉप पे है वर्ल्ड में। समझ में आया? इसके बाद अगर बात करें फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर, दो देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द राइस प्राइस ऑफ राइस इन द लॉन्ग रन अवेलेबिलिटी इज सिक्योर्ड एंड द प्राइसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू स्पायरल। तो डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए क्या इंप्लीकेशन होगा? डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए बेसिकली लॉन्ग रन में अगर बात करी जाए तो प्राइसेस जो है इतने ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक जो सप्लाई है वो मेनटेन कर लिया गया है इस एक्सपोर्ट कर्व से। तो प्राइसेस अगर लॉन्ग रन में देखें तो राइस के इतने ज़्यादा स्पायरल इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे टमाटर के साथ हुआ था वैसा राइस के साथ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है और डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ा दी है। तो ये बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चुनावी साल है, सरकार बहुत ध्यान दे रही है महंगाई पर, और देना भी चाहिए। वैसे तो हर साल देना चाहिए, लेकिन ये चुनावी ईयर है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली 200 रुपये एलपीजी में भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो ये आप लोग फ़ायदा उठाइए, है ना, जो लाभ उठाइए सरकार जो प्राइसेस कम कर रहे हैं उसका। बस बेसिकली यही आर्टिकल था हमारा। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।